नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति और कृषि क्षेत्र से जुड़ी पहलुओं पर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन के एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला लिया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया है। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर SGST के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ अहम निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया था और ऐसे में साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का फैसला लिया गया है। शक्ति के नंदेली भाटा में सर्व हिंदू पंचायत विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई मुस्लिम समाज को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। 600 लोग अपना अन्य धर्म अपना चुके थे, वह वापस अपने मूल धर्म में आ गए हैं। अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुवेद के द्वारा सभी का पैर धोकर तिलक लगाते हुए उनका सम्मान करते हुए हिंदू सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई है। इस अवसर पर राम बालक दास, राम स्वरूप दास, अजय उपाध्याय, नगर के गायत्री परिवार विप्र बंधुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं शुद्धिकरण हवन कर गंगा जल से पैर धोकर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा है कि हिंदुत्व की रक्षा मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प है और आज 600 लोगों का मूल धर्म में वापसी होना अच्छे संकेत है। राम बालक दास ने कहा है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। मिशनरीज ने गरीबों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अनेक तरह के प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर हम लगातार इन षड्यंत्रों को बेनकाब यहाँ पर करते रहेंगे, आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। घर वापसी कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। राम बालक दास ने कहा है कि हिंदू भाइयों को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर मंतांतरण कराई जाने की सूचना पर शिकायत करें और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पैसे की जरूरत या बेटी की शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रही हैं तो आप ऐसा ना करें और आप लोगों की जो भी आवश्यकता होगी उसे राम बालक दास द्वारा पूरा किया जाएगा। आप सभी एक होकर रहें और हिंदू सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। इस दौरान अपने मूल धर्म सनातन में आए लोगों ने कहा है कि पूर्व में उनके परिवारजनों ने मजबूरी बस मंतांतरण किया था और अब वे जागरूक हो चुके हैं और उन्हें अपने मूल धर्म में वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। विराट हिंदू सम्मेलन में जिले के हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष पहुंचे। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामला राजधानी के खमतराई थाना इलाके का है, जहां पर सरकारी जमीन पर और नाले पर भूमाफिया द्वारा जबरिया कब्जा कर वहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर जब स्थानीय निवासियों ने आवाज उठाई तो पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि भूमाफिया विक्की गोस्वामी द्वारा सरकारी नाले और रोड को कब्जा कर वहां अपना निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस बात की जानकारी जब लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। भूमाफियाओं विक्की गोस्वामी पुराना अपराधी है, लेकिन अब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
देवास जिले के सतवास थाना अंतर्गत पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। एक युवक की पुलिस आने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और थाने का घेराव भी किया। बताया भी जा रहा है कि मृतक मुकेश लुंगरे मालगांव का निवासी और एक प्रकरण में अपराध दर्ज होने पर सतवास थाने में पूछताछ के लिए कस्टडी में लाया गया था। बताया भी गया है कि कस्टडी में पूछताछ के दौरान युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का कहना है कि धाराएं कम करने को लेकर पुलिस द्वारा रुपए की मांग की जा रही थी। आरोपी मृतक का मुकेश का भांजा जब पैसों की व्यवस्था कर लौटा तब उसे कस्टडी से सीधे पोस्टमार्टम में शिफ्ट किया गया था और बताया भी जा रहा है कि परिजन द्वारा पुलिसकर्मी पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत मौके पर पहुंचे और जांच कर बताया गया कि मृतक ने अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। तो वहीं घटना की जांच के लिए अब एफएसएल टीम इसकी विजिट करेगी। वहीं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर विवादित बयान दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि आरजेडी हिंदू नहीं बल्कि मियां पार्टी है। उनकी इस टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है। लालू की पार्टी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं बीजेपी के नेता अपने विधायक के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इंजीनियर शैलेंद्र भागलपुर की बिहपुर विधानसभा सीट से विधायक है और हाल ही में वे खरीक के ध्रुवगंज मंडल टोला में ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें आरजेडी को मुस्लिमों की पार्टी बताया गया और कहा कि इसमें सभी मियां यानी कि मुसलमान हैं। विधायक ने यह भी कहा है कि आरजेडी में कोई भी कार्यकर्ता या नेता ना तो तिलक लगाते हैं, न ही चोटी बांधते हैं, बस टोपी पहनकर कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि क्षेत्र में हमने मुसलमानों के इलाके में विकास के कई कार्य किए, जाति पाति का भेदभाव किए बिना क्षेत्र की सेवा की और एक समान रूप से विकास कार्य किया, लेकिन चुनाव आने पर किसी ने वोट नहीं दिया। वे इंजीनियर शैलेंद्र के इस बयान पर विभिन्न दलों ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता और गोपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अमित राणा ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि विधायक मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। अमित ने कहा है कि इस अमर्यादित बयान से उनके और उनकी पार्टी के अहंकार या किसी धर्म और जाति विशेष या लोगों के प्रति आंतरिक विचार या नफरत का पता चलता है। रांची में अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए सरेआम दिन दहाड़े देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास ही आईटीसी कंपनी के कर्मचारी सुमित कुमार नामक युवक को गोली मार दी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में पैसे जमा करने आए सुमित कुमार गुप्ता के पास से 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े सरेआम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास गोली चलने और 13 लाख रुपए की लूट की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पंड्रा ओपी सुखदेव नगर थाना की पुलिस के साथ ही कोतवाली डीएसपी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आईटीसी कंपनी का कर्मचारी सुमित कुमार गुप्ता 13 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा करने पहुंचा था। इसी दौरान 3 की संख्या में मौजूद अपराधी उसे लूटकांड की घटना को अंजाम देने लगे और ये देखकर सुमित कुमार विरोध करने लगे, जिस पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के साथ साथ पुलिस नाकेबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। नववर्ष को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग नववर्ष के मौके पर पिकनिक स्पॉट जाने से ज्यादा बेहतर मंदिरों में अपना शीश झुकाना पसंद करते हैं। इसी को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। अत्यधिक भीड़ को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रबंधन के द्वारा भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। नववर्ष पर श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम और इसको लेकर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की नजर मंदिर की व्यवस्था पर बनी हुई है और जहां भी कमी खामी देखी जा रही है उस पर त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है।
देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी मोहल्ले में एक प्राइवेट बस डिपो में खड़ी बसों में आग लग गई और जिसे आपको बता दें कि 4 बस जलकर इससे खाक हो गई है। बताया भी जाता है कि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कार्यालय को दी और सूचना मिलते ही अग्निशमन घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू करने लगे। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। वहीं एसोसिएशन ऑनर दिनेशानंद झा का कहना है कि लगातार यहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अड्डा बनाया गया है और इनके द्वारा इस कांड को किया गया है। वहीं अग्निशमन के पदाधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बस 4 बस जलकर राख हो गई है। वहीं अन्य 10 बसों को बचा लिया गया है। तो देवघर का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, असामाजिक तत्वों पर बसों में आग लगाने का मामला सामने आया है और ऐसे में प्राइवेट बस डिपो में ये आग लगी है। 4 बसें जलकर राख हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस किस तरह से ये धुआं कर जो बसें हैं जल रही है। आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। जब दमकल के कर्मी यहां पर पहुंचे तो उस दौरान 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद ही आग पर काबू पाया गया। झारखंड में एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड बढ़ने वाली है और मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने ताजा मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। इससे लोगों को बढ़ती ठंड महसूस होगी और सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ होगी। इसके बाद आसमान साफ होते ही शीतलहर की हवाएं चलने लगेंगी। बता दें आपको कि मौसम केंद्र रांची के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्सों में बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 और 29 दिसंबर को आसमान में बने बादल के चलते राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अब बादल छटने से आसमान साफ रहेगा, जिसकी वजह से उत्तरी पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलेगी और साथ ही झारखंड की ओर भी ये बढ़ रही है। इस दौरान अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, जो सामान्य न्यूनतम तापमान के आसपास पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटे में शुष्क रहा झारखंड का मौसम। मौसम केंद्र राज्य के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य भर में मौसम शुष्क रहा है और इस दौरान राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार जिले के नेतरहाट में 11.7 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम कोहरे के साथ हो सकती है। उत्तरी हिस्से के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी हो गया है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल के प्रस्तुति विभाग में देर रात कुरुक्षेत्र सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह के निरीक्षण यहां पर करने के लिए वो पहुंचे। बता दें आपको कि देर रात को प्रस्तुति विभाग में अचानक से सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से प्रस्तुति विभाग की शिकायतें मिल रही थी, जिनके आधार पर यह निरीक्षण किया गया। उन्होंने भी कहा कि प्रस्तुति विभाग में कई खामियां मिलने पर विभाग के स्टाफ को फटकार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि विभाग में कई लाइट खराब पाई गई है और साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गई है। अन्य कई खामियों को लेकर प्रस्तुति विभाग के स्टाफ को खामियों को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ये खामियां पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के कृषि विपणन मंत्री जय कुमार रावल ने नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। दरअसल प्याज आलू मार्केट खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और यहां की दुकानों और आपको बता दें कि यहाँ की जो हालत है वो बेहद खराब है। बताया भी जा रहा है कि जिसके कारण कई बार स्लैब गिरने से माथाड़ी मजदूर घायल हो चुके हैं और मंत्री जय कुमार रावल ने आश्वासन दिया है कि इस मार्केट का पुनर्वास जल्द से जल्द किया जाएगा। नवी मुंबई का
एपीएमसी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और भविष्य में इसे दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद बाजार समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जेएनपीटी बंदरगाह के पास उपयुक्त जगह की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में वोट जिहाद के बाद अब रोहिंग्या मुसलमानों का मामला देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस पूरे मसले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मालेगांव शहर में तहसील और महापालिका ऑफिस से गैर कानूनी तरीके से 1500 के करीब जन्म के आंकड़े आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। उन्होंने ऑफिसर को इस नामों की लिस्ट देते हुए आरोप लगाया कि ये लोग रोहिंग्या हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र पिछले 1 महीने में दिए गए हैं। उनके इस आरोप से पूरे शहर में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। बात प्रयागराज की। प्रयागराज महाकुंभ से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने ICCC सभागार में महाकुंभ तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के अंदर संगम नोज घाट पर आरती की है। इससे पहले मंगलवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण कर अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने संगम ऐरावत घाट, संगम नोज घाट के साथ ही गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण के कार्यों को पूरा करने का 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन 30 दिसंबर की डेडलाइन पूरा होने के बाद अभी भी कई कार्य अधूरे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा है। सीएम योगी इससे पहले 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 23 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अपने एक बेटे ने अपने ही पिता को हंसिए से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पूरा मामला जिले के खेसराहा थाना क्षेत्र के कोटिया पांडे का बताया जा रहा है, जहां पर बाबूलाल लोधी के बेटे बड़े बेटे आत्माराम लोधी ने ग्रामीण से हो रहे जमीन विवाद में बाप के बीच बचाव न करने से नाराज होकर हंसिए से हमला कर दिया, जिससे मृतक बाबूलाल लोधी का गला कट गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। बता दें आपको कि सूचना पर पहुंची पुलिस परिवार की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बाबूलाल की मृत्यु हो गई और मृतक के पोते ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में जमीन का विवाद चल रहा था और कुछ लोगों ने मृतक के बड़े बेटे आत्माराम लोधी को घर पर आकर मार दिया। गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में बीती रात बिजली की तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि ये दिल दहला देने वाली घटना कैसे हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवक अपनी गाड़ी पर 2 बच्चों को बैठाकर जा रहा था, तभी वह बिजली की तार की चपेट में आ जाता है और वह गाड़ी लेकर गिर जाता है और देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन जाती है। बता दें आपको कि तीनों की इस वक्त मौत हो गई। रील बनाने का क्रेज बरेली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर युवती ने बीच सड़क पर डांस कर रील बनाई। डांस की तरफ इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया और सोशल मीडिया में फेमस और लाइक बढ़ाने के लिए युवा रील बना रहे हैं। इसी मकसद से युवती ने बीच सड़क पर डांस कर रील बनाई, लेकिन ऐसा करना युवती के लिए महंगा पड़ गया। युवती के डांस को लेकर एक्स पर शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के छावनी क्षेत्र में बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रानी नाम की बंदरिया का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रायबरेली शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित खाकीपुर
सड़वा गांव है, जहां पर रानी नाम की बंदरिया का वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। रानी का जन्म भले ही बंदर के रूप में हुआ हो, लेकिन रानी पूरे गांव की दुलारी बन गई है। बर्तन धोने से लेकर रोटी सेकने तक सारे काम रानी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर करती है। इसके साथ ही वह पूरे गांव में किसी के घर में भी अपना आशियाना बना लेती है। करीब 8 वर्ष पहले गांव में आई रानी नाम की बंदरिया आज सभी की चहेती बनी हुई है। टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक उसके वीडियो भी जबरदस्त पसंद किए जा रहे हैं। उसकी देखभाल करने वाले अशोक ने बताया कि हिमाचल में नौकरी करने के बाद जब वह 8 साल पहले गांव आया तो घर पर रानी को देखा और घर पर जैसे सभी लोग अपने काम कर रहे थे, रानी भी उसी तरह अपने साथ मिलकर काम करती थी। और घर की औरतें जब रोटी सेकती हैं तो वह भी रोटी बेलने लगती है। बर्तन धोने से लेकर मसाला पीसने तक की जिम्मेदारी निभाती है। वह सिर्फ अशोक के घर पर ही नहीं बल्कि पूरे जो गांव है उसमें जाकर किसी भी तरह वो काम कर लेती हैं। और रानी का अस्थाई ठिकाना नहीं बल्कि स्थायी ठिकाना तो अशोक का घर ही है। और बाकी अगर उसका मन हुआ तो वह दूसरों के यहाँ पर भी रात में रुक जाती है। पूरा गांव रानी का दीवाना है। हर कोई रानी से इतना स्नेह करता है कि उसके घर पर जैसे ही वो पहुंचती है तो रानी का बिस्तर वहीं पर लग जाता है। अशोक की माने तो यूट्यूब के माध्यम से रानी के वीडियो के जरिए अब तक 15 लाख रुपए से ज्यादा वह कमा चुके हैं। उनका कहना है कि घर पर आज जो भी है वह सब रानी की वजह से ही है। रानी उनकी माँ के साथ बहुत हिली मिली हुई है। माँ के निधन के बाद रानी अब उनकी भाभी के साथ मिलकर रहती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।